तो जाहिर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो हुआ वो इसकी अपेक्षा भी नहीं की जा रही थी और कोई ये सोच नहीं सकता था कि इस वक्त एनसीपी, अजीत पवार एनसीपी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेंगे, यानी उनकी सरकार में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये देखें तो दरअसल जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2019 में हुए तभी से ये घमासान शुरू हो चुका था। पलटते हैं पन्ने, दिखाते हैं आपको कि कैसे 2019 के बाद ये घमासान लगातार चलता रहा। जैसे पहला पन्ना वो जब, ये तो हम आपके सामने तस्वीर रख रहे हैं जब चुनाव परिणाम ही आए, यानी 288 कुल सीटें जिनमें से 145 बहुमत का आंकड़ा, भाजपा के हिस्से में 105 सीटें, बाकी दलों के आंकड़े आपके सामने है, लेकिन किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा था। भाजपा और शिवसेना के बीच में स्पष्ट बहुमत, दोनों मिलकर गठबंधन कर बना सकते थे सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना और भाजपा के बीच में जो ठनी, उसके बाद यह गठबंधन टूट गया। और इस गठबंधन के टूट जाने के बाद अगर आप देखें तो अपने बल पर कोई सरकार नहीं बना सकता था, लेकिन कौन किसके पाले में जाएगा, कैसे बनेगी सरकार, यह एक बड़ा सवाल था। जाते हैं दूसरे पन्ने की ओर, क्योंकि इसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हुई और उसके बाद हुआ ये कि जब शिवसेना ने भाजपा का हाथ छोड़ा, क्योंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा के पास सरकार बनाने का न्योता है, तो ऐसे में भाजपा का दामन के साथ एनसीपी, अजीत पवार आकर जुड़ गए। और चूंकि एनसीपी के पास 54 सीटें और भाजपा के पास 105 सीटें, आप देख सकते हैं बहुमत का आंकड़ा उससे ज्यादा ही बन रहा है, तो इस तरीके से देखें तो सरकार बननी स्पष्ट थी और शपथ भी ले ली सरकार ने 23 नवंबर की तारीख, जब देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली, लेकिन 5 दिन के भीतर ही एनसीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और उस वक्त में यह कहा गया कि अजीत पवार ने शरद पवार से पूछे बिना यह कदम उठाया और जाहिर है कि सरकार नहीं चली, सरकार विधानसभा पटल तक भी नहीं पहुंची, बल्कि 5 दिन में ही सरकार गिर भी गई। अगले पन्ने पर आते हैं, क्योंकि घमासान यही नहीं रुका। इसके बाद तीसरा पन्ना जो महाविकास अघाड़ी की कहानी कहता है, आप देख सकते हैं कि उसके बाद अगली पहल यही हुई कि शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना लिया और इस गठबंधन के पास जो आंकड़ा था वो जाहिर है कि वो 162 के करीब, कुल आंकड़ा 162 बन रहा था, जो बहुमत से बहुत आगे था। उन्होंने मिलकर अपनी सरकार बनाई और सरकार चलाई। लेकिन इसके आगे बढ़ें तो यह सरकार भी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अगला पन्ना क्या कहानी कहता है? चौथे पन्ने की बात करें तो महाराष्ट्र के घमासान में शिवसेना में बगावत हो गई और 20 जून वो जब सरकार गठन के 2.5 साल के बाद बगावत हुई, डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को अयोग्यता का नोटिस पकड़ा दिया और ऐसे में बहुत सारे बीच में घटनाएं हुई हैं, लेकिन शिंदे गुट पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। भाजपा की मांग पर राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया गया। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। शिंदे ने बहुमत साबित किया और 164 विधायकों ने शिंदे सरकार के पक्ष में वोट दिया और शिंदे भाजपा की, यानी शिवसेना गुट शिंदे और भाजपा की सरकार बन गई। हालांकि उस वक्त तक शिंदे गुट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई निर्देश नहीं आया था, लेकिन वो सरकार बनी। हालांकि उसके बाद हमने पूरा देखा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किस तरीके से फरवरी के महीने में ही 9 दिन लगातार एक के बाद एक इसी मुद्दे पर लगातार सुनवाई की और आखिर में अपना फैसला भी। खैर वो एक अलग एपिसोड है। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक घमासान की, तो आइए 5वें पन्ने का रुख करते हैं, क्योंकि ये घमासान आगे फिर बढ़ा और शिंदे गुट और भाजपा की सरकार बन ही गई। और इस सरकार में आप देख सकते हैं 164 सीटें मिली इनके पास, 164 सीटें। 30 जून को शिंदे गुट और भाजपा ने सरकार बना दी और ये सरकार लगातार आगे बनी, अभी भी फिलहाल चल रही है। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस बने डिप्टी सीएम। सरकार स्थिरता से ही चल रही थी, लेकिन उसके बाद एक पन्ना और जो हमारे सबके सामने आज खुला कि अजीत पवार भाजपा सरकार में शामिल हो गए। यह बात का कयास तो पहले से ही था कि शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन वो विस्तार इस स्वरूप में होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं कही थी। अजीत पवार ने भी उप मुख्यमंत्री की शपथ ली और अजीत पवार के साथ 8 और, यानी कुल 9 मंत्रियों ने, 9 विधायकों ने, एनसीपी के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें छगन भुजबल भी शामिल हैं, जिसमें प्रफुल्ल पटेल जैसे एनसीपी के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं और इसीलिए तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये सवाल को लेकर भी संकेत पहले से ही मिलने लगे थे।
आपके सामने रखते हैं कि एनसीपी में जो घमासान, आंतरिक घमासान चल रहा था, उसके संकेत कब कब। पहला संकेत तो हमें तभी मिल गया था 23 नवंबर को 2019 में, जब अजीत पवार ने भाजपा के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, सरकार बनाने का प्रयास किया। यह पहला संकेत था। इसके बाद अजीत गुट भाजपा के साथ मिला, लेकिन हुआ क्या कि अजीत गुट चाहता था कि भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति की जाए, लेकिन शरद पवार का लगातार यही रुख था कि भाजपा के साथ नहीं जाना। दूसरा संकेत एनसीपी में घमासान का तब आया जब शरद पवार ने 2 मई को इस्तीफा दे दिया। बहुत पुरानी बात नहीं है, उन्होंने अध्यक्ष पद से, एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लेकिन 24 घंटे बाद ही इस्तीफा वापस ले लिया गया। बहुत से लोगों ने इसको एक राजनीतिक दांव की तरह देखा, लेकिन ऐसा हुआ जिससे यह संकेत हुआ कि एनसीपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन तीसरा संकेत भी क्या आया? तीसरा संकेत तब आया जब शरद पवार ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। इनमें उनकी अपनी बेटी सुप्रिया सुले और साथ ही पार्टी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आया, लेकिन अजीत पवार को लेकर कोई ऐलान ही नहीं किया गया। इसने बहुतों को हैरानी में भी डाला और तब से कयास शुरू हो गए कि अजीत पवार नाराज चल रहे हैं। एक संकेत अजीत पवार की ओर से भी आया, और वो संकेत, चौथा संकेत, जिसमें अजीत पवार ने बयान दिया 22 जून को, क्योंकि वो नेता विपक्ष है। हालांकि उन्होंने बीच में कहा कि मेरे पास नेता विपक्ष की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन 22 जून को उन्होंने कहा मुझे नेता विपक्ष नहीं रहना, मुझे संगठन में ही जिम्मेदारी दे दीजिए, ये पद मुझसे ले लीजिए। इस संकेत के बाद ये बात स्पष्ट थी कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन वो जो बड़ा हुआ वो इस स्वरूप में हो सकता है, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। लेकिन अब चूंकि एनसीपी में टूट पड़ गई है, दरार पड़ गई है, जिसको लेकर शरद पवार ने भी स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि मैं फिर से जनता के बीच जाऊंगा। जब 1980 में मेरी पार्टी टूटी थी, 5 विधायकों के साथ मैंने फिर पार्टी को खड़ा किया, एक बार फिर मैं पार्टी को खड़ा करूंगा। लेकिन ऐसे में दावा पार्टी का किसके पास रहेगा? अजीत पवार कहते हैं कि पार्टी का चुनाव चिन्ह मेरे साथ है, तमाम विधायक सांसद मेरे साथ हैं, लेकिन शरद पवार ने इस मुद्दे पर बहुत ही सटल तरीके से इस बात को सामने रखा कि मैं इसको लेकर झगड़ा नहीं करूंगा। चाचा भतीजे के बीच इस मुद्दे पर झगड़ा नहीं होगा। तमाम सवाल हैं सामने